सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या चीज। तो आपने अभी तक पढ़ा है कि वोल्टेज वोल्टेज पढ़ लिया है, और क्या पढ़ा है, करंट। क्या पढ़ा है, करंट। तो वोल्टेज और करंट का बीच का रिलेशन एक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। ठीक है, किन साइंटिस्ट का नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने जब ये रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है, और इसी रिलेशन का नाम दिया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप है, यही चीज हमको बताता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो व्हाट डज ओम्स लॉ मीन्स। ठीक है, व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द, कैसे डिफाइन करोगे, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड current is known as Ohm's law. Is known as Ohm's law. अब क्या रिलेशनशिप फाइंड किए थे, तो वो बोले थे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, मतलब कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जिस रेस्पेक्ट में वोल्टेज बढ़ाओगे, उसी रेस्पेक्ट में करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या बोले, जिस रेस्पेक्ट में वोल्टेज बढ़ाओगे, उस रेस्पेक्ट में करंट इंक्रीज करेगा, और जिस रेस्पेक्ट में वोल्टेज को घटाओगे, उसी रेस्पेक्ट में करंट भी घटेगा। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट किया। तो उन्होंने ये बोला कि जब जब किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उन्होंने कंडीशन दिया, कंडीशन ये था कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सब्सटेंस का चेंज ना हो, तब क्या होता है, सब्सटेंस का जो वोल्टेज होता है वो करंट के प्रपोजनल होता है। प्रपोजनल का मतलब होता है कि तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटोगे तो हम भी घटेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब उन्होंने एक बात बोला कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, तो एक कांस्टेंट को इंप्लीमेंट करते हो, तो उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाया, उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, और जैसे ही रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, और यहाँ पर बीच में आ गया इक्वल टू, अब बना V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर को ही ओम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक कंडीशन दिया था कि ओम्स लॉ तभी सेटिस्फाई होगा। तो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि ओम्स लॉ तभी सेटिस्फाई होगा जब टेम्परेचर, क्या बोले, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर या अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा। अदर एंड अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगा, तभी आपका जो ओम्स लॉ होगा वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब बहुत बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आपको इतना समझ आया कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन है वोल्टेज और करंट का, उसी रिलेशन को कहा जाता है ओम्स। इतना भी समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पोटेंशियल, जब आपको मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही एग्जांपल को मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक दो जार है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लैप है जो एक बल्ब से ऑन होता है। ठीक है,
मतलब कि जैसे ही बल्ब को घुमाते हो तो ये फ्लैप बेसिकली क्या होता है, खुल जाता है ये वाला फ्लैप। ठीक है, कि ये वाला फ्लैप जो है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस फ्लैप के अंदर फिलहाल के लिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, मान लो ये दो पॉइंट लेते हैं, दो जार है मतलब, और बीच में ये मान लो पूरा एक पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। आप मेरे को सिंपल सा बात बताओ। ठीक है, जैसे ही आप ये फ्लैप को खोलोगे, जैसे ही ये फ्लैप को हम ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही ये फ्लैप को मान लेते हैं हम रोटेट करवा देते हैं, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया। जैसे ही ये फ्लैप को मान लो हम ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के रेस्पेक्ट में, तो वैसे ही क्या होगा, करंट ए टू बी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बोलो करंट कहाँ है, पानी फ्लो करेगा ना। हाँ चलो मान लेते हैं पानी फ्लो करेगा, ए टू बी फ्लो करेगा। मतलब अगर आपका डिफरेंस ज्यादा है, मतलब वी ए, मतलब वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, या हम सिंपली बोल सकते हैं, या वी ए माइनस वी बी ना लिख के सिंपली अगर हम वी लिखे, मतलब कि ये दोनों स्टेज का अंतर जितना ज्यादा रहेगा उतनी तेजी से करंट फ्लो करेगा, में ये पानी फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर पानी का फ्लो करना और करंट का फ्लो करने को तुम सेम समझो। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसे खोलोगे तो पानी क्या होगा, धड़ाक से ए टू बी ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस और ज्यादा रहा, ए का ऊंचाई और ज्यादा रहा, तो उतना और तेज से करंट फ्लो करेगा, और ए का ऊंचाई जितना कम रहेगा उतना कम स्पीड से पानी ए टू बी फ्लो करेगा। तो मतलब कि अगर वी ए और बी को कोई पोटेंशियल मानते हो, वी वोल्टेज मानते हो, तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब कि वोल्टेज क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या है, एक्चुअल फ्लो को दिखा रहा है, एक्चुअल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर अगर मान लो यही प्रेशर कम रहेगा तो करंट कम रफ्तार से फ्लो करेगा। ये चीज अब क्लियर हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस क्या है, तो देखो जब भी पानी यहां से यहां फ्लो करता है ना, यहाँ पॉइंट ए टू बी फ्लो कर रहा है, तो ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार है, ये क्या कर रहा है, पानी को ना रोक फ्लो होने नहीं देता है। पानी को कहीं ना कहीं हल्का सा बहुत ही उसी के लिए ड्राइविंग फोर्स लगाता है, मतलब पानी को ए टू बी फ्लो नहीं करता है। तो एक तरह का एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर जब ओम यानी कि जॉर्ज साइमन ओम्स ने जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया ना, तो बीच में लगा दिया क्या, आर। यहाँ पर एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आर, जिसको हम लोग बोलते रेजिस्टेंस। क्या बोलते, रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये आर का क्या मतलब होता है, ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसका उन्होंने जिसको डिफाइन किया है कि ये एक रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये बेसिकली फ्लो नहीं करने देता है, मतलब कि करंट को बहने से रोकता है, मतलब एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। जैसे कि पानी को ए टू बी नहीं जाने देता है, कौन, ये दीवार है, वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है पानी को। ठीक है, एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स लगाता है दीवार पानी पे। ठीक है, तो और वो आपने देखा होगा एक फिगर, वो इसमें रुको मैं फिगर दिखाई देता हूँ आपको, 2 मिनट के लिए आप देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वो फिगर। यहाँ पर मान लीजिए ये फिगर लेके आते हैं, देखो ये फिगर जो है ना, ये बेसिकली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओम्स लॉ है क्या चीज। देखो वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज धक्का मार रहा है, डिफरेंस क्या कर रहा है, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। तो वोल्टेज क्या आ रहा है, वोल्टेज धक्का मार रहा है किसको, करंट को। एक सेकंड यार, वोल्टेज क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है कि भाई तू जा, तू जा। किसको ढकेल रहा है, एक सेकंड में कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये एक्चुअली विजिबल नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये करंट इसको ढकेल रहा है, कौन, वोल्टेज। अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो करंट होगा ही नहीं, तो वोल्टेज ढकेल रहा है किसको, करंट को ढकेल रहा है। और करंट को कौन रोक रहा है, ये रेजिस्टेंस रोक रहा है कि ये फ्लो करने नहीं दे रहा है।
तो यही लिखा है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये रिलेशनशिप बेसिकली ओम्स लॉ में दिया था, इसी को यही रिलेशन को बोलते हैं ओम्स लॉ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट को रोकता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी आपने जान लिया कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर का ही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, मतलब वो एक बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यहां तक का समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक चीज और जानो। ठीक है, ये तो हो गया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज आपको और चीज समझना है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो क्या इसको ऐसे मिल सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सिंपल मैथमेटिक्स। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई भी सिस्टम में अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें, मतलब वोल्टेज को अगर हम चेंज ना करें, ठीक है, वोल्टेज को फिक्स कर दें। कांस्टेंट बोलने का क्या मतलब कि वोल्टेज को आप फिक्स कर दिया। मान लो कोई सर्किट में वोल्टेज फिक्स है, तो मतलब वोल्टेज चेंज नहीं होगा। आप रिलेशन कैसे बन जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। सही है, मतलब कि आप अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ वन कैसे आ गया, अरे v कांस्टेंट है तो v तो चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए उसको हटा दिए हम। ठीक है, तो क्या बना, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। ये आप समझ आता है इसका क्या मतलब होता है। अगर कोई चीज एक टर्म ऊपर लिखा हुआ एक टर्म नीचे लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस घटेगा, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कौन सा रिलेशन अभी शो कर रहा है, अभी ये रिलेशनशिप शो कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब कि अगर कोई सर्किट में अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए तो करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप कैसा हो जाता है, आपका अपोजिट नेचर का हो जाता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब इस केस में अगर सर्किट में करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, अगर रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ये चीज आपको यूज होगा जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको यूज करवाएंगे, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और कभी भी ओम्स लॉ का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो क्या किससे किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा। कैसे पता चला हमको, कि अभी हमने बताया था कि ओम्स लॉ जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। ओम्स लॉ किससे किसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करता है, वोल्टेज और करंट का बीच का रिलेशनशिप फाइंड करता है। तो ओम्स लॉ का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, हमेशा आपको स्ट्रेट पाथ ही मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि उस माने कि कोई भी मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब कि उस सर्किट में ओम्स लॉ आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ स्ट्रेट है, दैट मीन्स ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है उस सर्किट के लिए। ठीक है, तो हमेशा ओम्स लॉ का याद रखना कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट। उसी तरह रेजिस्टेंस को मापने का एक तरीका है, उसको बोला जाता है ओम्स। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स। इसका सिंबल है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 ओम्स, तो कैसे लिखोगे, 5 ओम्स ऐसे लिखोगे, या सिंपली आप 5 ओम्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आपको बस सबको इतना याद रखना है कि एसआई यूनिट अगर पूछ दे कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम्स होता है। ठीक है, हाइयर यूनिट क्या होता है, मतलब कि ओम्स तो एक छोटा सा यूनिट हो गया ना, अगर इसी को बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया तो किलो ओम्स। किलो मतलब 10 टू द पावर 3।
किलो ओम्स। उसके बाद क्या होता है, किलो से बड़ा बड़ा क्या होता है, मेगा ओम्स। मेगा ओम्स का मतलब 10⁶ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेगा ओम्स, किलो ओम्स, ये सब क्या होता है आपका हायर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सब क्या है आपका यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किलो ओम्स और मेगा ओम्स आपका हायर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। किलो ओम्स का मतलब होता है 10⁻³ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेगा ओम्स का मतलब होता है 10⁶ की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलो, ये था आपका ओम्स लॉ, जो आपको मोटा मोटी समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।